हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी की, और साथ ही साथ हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइए, और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, या सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमें क्या बताता है, यानी कि प्रबंधन का नियंत्रण कार्य का तात्पर्य क्या है। तो इसका मतलब ये है, जब हम किसी भी मैनेजमेंट के जो कंट्रोल फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो उसके थ्रू ये हमें देखना होता है कि कोई भी अगर कहीं पे कमी आ रही है तो उसको टाइमली हम उसको करेक्ट कर लें, यानी कि वहां पे हम एक्शन ले लें। इसका मतलब होता है। अब हम मैनेजमेंट में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे कि पोस्ट कॉर्वे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। उसमें ही एक कंपोनेंट होता है हमारा कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग इसीलिए की जाती है कि कहीं भी हमें कुछ गड़बड़ लग रही है तो टाइम रहते हम उस चीज को वहीं पर कंट्रोल कर लें, वहीं पर उसको ठीक कर लें, जिससे कि आगे और वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ ना जाए। तो यहाँ पर क्या है, टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि तुरंत उस पर सुधारात्मक कार्रवाई करें। ठीक है। फिर है हमारा कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम सेट। अब जो मैनेजमेंट का जो कोऑर्डिनेटिव फंक्शन है उसका क्या एम है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब में सामंजस्यता लाना हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। आप सबको पता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो वो सब अपना सही से काम करें, ये कोऑर्डिनेशन का काम है कि वो उन सभी के बीच में सामंजस्यता यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाए, कोऑर्डिनेशन करके सारा काम चले। क्योंकि अगर कोई भी डिपार्टमेंट आपस में मिलके काम नहीं करेगा, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की फीलिंग नहीं होगी, तो वहां पर आउटपुट अच्छा नहीं निकल कर आएगा। इसीलिए हर तरह के एम्प्लॉय होंगे, हर तरह का डिपार्टमेंट होगा, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, तभी वहां पर उनके जो गोल्स हैं वो अचीव कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी फ्लोज डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, whereas accountability flows upwards from bottom to top it is found, यानी कि अथॉरिटी हमारी टॉप से बॉटम की ओर चलती है, यानी कि ऊपर वाला जो हेड है वो अथॉरिटी है उसके पास, वो ऊपर से ऑर्डर देगा, अथॉरिटी ऊपर से नीचे चलेगी, वो ऑर्डर देगा, आपको वो फॉलो करना है। और अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही, यानी कि आपने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट आपको ऊपर देनी है कि ये काम ऐसे है, या फिर कोई गलत भी हो गया है तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये काम गलत क्यों हुआ, तो आपकी जवाबदेही बनेगी, आपको बताना होगा कि वो काम गलत आपसे कैसे हुआ। तो बॉटम से टॉप चलती है। तो ये किस चीज में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्केलर चेन में। यानी स्केलर चेन एक तरह से यहाँ पे मेथड है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि अगर कोई भी ऊपर से ऑर्डर आएगा तो वो ऊपर से नीचे आएगा। आपने कभी देखा है कि नीचे वाले लोग ऊपर को ऑर्डर कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता। और या नीचे वाले लोग ऊपर वाले से पूछ रहे हैं, बताइए ये आपने प्लानिंग क्यों कर दी, या फिर आपने इतना इन्वेस्ट क्यों कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो बॉटम से टॉप चलती है, और जो अथॉरिटी होती है वो टॉप से बॉटम चलती है। ठीक है। नेक्स्ट है मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी रिलेट्स टू। अब आप सबको ही पता है कि जो मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है वो हमारी किस पे बेस्ड है, तो ये हमारी बेस्ड है मोटिवेशन पे। मैस्लो से 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो मैस्लो की थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब है एमपीओ इज अ टेक्निक ऑफ। अब एमपीओ किसकी टेक्निक है? ये है हमारी कंट्रोलिंग की। एमपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अब ये थ्योरी क्या है, ये टेक्निक क्या है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप बस इतना समझ लीजिए, ये एक कंट्रोलिंग टेक्निक है। एज इट इज यही क्वेश्चन 4 से 5 बार आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है
वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज, अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है? तो ये एक सरप्लस की तरह है। जब भी कंपनी के पास कोई सरप्लस होता है तो वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक क्रिएट कर देती है, जिससे कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर ऐसी ट्रेजेडी हो रही है या फिर वर्कर्स का कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां पर उनको पेमेंट किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो वो इस सरप्लस से ही दिया जाता है, इस फंड से दिया जाता है। तो वहां पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक सरप्लस की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी फर्स्ट पेमेंट इज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ, यानी कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है या कंपनी परिसमापन पर होती है तो सबसे पहले पेमेंट किसका किया जाता है? तो आप सबको पता है सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, उसके बाद रिमेनिंग का किया जाएगा, और सबसे लास्ट में किसका किया जाता है? वो होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी में सरप्लस नहीं बचता है तो उनका पेमेंट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है और सबसे पहले पेमेंट इन्हीं का ही किया जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले मैस्लो की थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मैस्लो थ्योरी का ये चार्ट है, ठीक है, ये है मैस्लो थ्योरी। इसकी तरह से इसका फॉर्मेट बनता है। अगर आप इस चार्ट के थ्रू समझाएंगे तो ये इस शेप में बनता है, ट्रायंगल में। और इसकी जो टोटल स्टेजेस हैं वो 5 होती हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कि कितनी स्टेजेस हैं? तो 5 स्टेज होती हैं। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम, और सबसे ऊपर होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए फिजियोलॉजिकल जो होती है वो हमारी बेसिक नीड भी हम इसको बोलते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेटिस और एक्सक्रीशन। ये सारी हमारी क्या है? बेसिक है। फूड, ब्रीदिंग, वाटर, ये सब हमारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा हमारा जो एस्पेक्ट है, मॉनेटरी एस्पेक्ट, वो थोड़ा हमारा इम्प्रूव होता है, तो हम फिर सेफ्टी पर जाते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी की बात करते हैं, रिसोर्सेज सेफ्टी की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, हेल्थ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उस जब ये हमारी नीड्स पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाती है तो इसके ऊपर फिर हम जाते हैं लव ऑफ बिलोंगिंग पर। लव एंड बिलोंगिंग में आता है हमारे फ्रेंडशिप आती है, फैमिली आती है, सेक्सुअल इंटीमेसी आती है। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर है? सेफ्टी के ऊपर है। यानी कि सबसे पहले आपने देखा हमारी बॉडी के लिए या हमारे लिए क्या जरूरी है? फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि हमारी बेसिक नीड है। उसके बाद हम अपनी सेफ्टी की बात करेंगे, सेफ्टी के बाद हम लव एंड बिलोंगिंग पे जाएंगे, और उसके ऊपर आती है हमारी 4th नंबर पे एस्टीम की नीड। एस्टीम में आता है सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रेस्पेक्ट बाय अदर्स, यानी कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना। ये सारा हमारा एस्टीम नीड के अंदर आता है। अब इससे भी ऊपर हम जाएंगे, जो हमारी हमें रेस्पेक्ट मिलेगा, हम दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अचीवमेंट हमें मिलेगा। तो इसके ऊपर हम फिर जो हमारी नेक्स्ट नीड की स्टेज आती है वो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि लास्ट स्टेज है। इसमें हम मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि हम खुद के लिए, हमारे पर्सनल डिसीजन के लिए हम खुद अवेयर हैं, हम खुद किसी चीज को लेके अपने लिए जजमेंट कर सकते हैं। ये वाली जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, यानी कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पर पहुंच चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर एबिलिटी आती है। लैक ऑफ प्रिजुडाइज होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट होता है, यानी कि जो रियल फैक्ट है हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं इसमें। और इससे पहले नीड में हम ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ अपनी चलाते हैं, हम जो भी फैक्ट है उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम फैक्ट को एक्सेप्ट करने लगते हैं। यानी कि एक्सट्रीम की है, बहुत अपर लेवल की है, यहाँ तक बहुत कम इंसान पहुंच पाते हैं। इस नीड तक सब लोग नीचे ही अटकते रहते हैं, बेसिक पर अपनी फैमिली में सुलझे हुए रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें तो हर कोई अपने कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट, इन सब चीजों में अटक जाता है। लेकिन यहाँ पर जब वो उन उसको ये सारी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, ये सारी नीड उसको मिल जाती हैं, तब वो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, जो कि हमारी हायरार्की की सबसे अपर की स्टेज है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वहां पर वो पहुंच जाता है तो उसकी जो भी मैस्लो ने नीड की बताई हैं वो सारी नीड को वहां पे वो अचीव कर लेता है। तो ये थी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स समझ लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसको मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो दिया था पीटर ड्रकर ने 1954 में। अब ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इनकी बहुत ही फेमस बुक थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें दिया था। तो देखिए इसी के अंदर मैंने आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसकी बुक है, तो ये पीटर ड्रकर की है। ये बुक कब आई थी? 1954 में आई थी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसने दिए थे? पीटर ड्रकर ने दिए थे। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैनेजमेंट बाय प्लानिंग के नाम से। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं बिजनेस के अंदर। दैट मैनेजमेंट कैन कन्वे टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो कन्वे करती है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को, देन डिसाइडिंग हाउ टू अचीव ईच ऑब्जेक्टिव्स इन सीक्वेंस। यानी कि यहाँ पर एक तरफ से आप ये लेके चल सकते हैं जो भी इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको बताया जाता है कंपनी के मेंबर्स के साथ, और जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ दोनों को लिंक अप करके इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि कंपनी के जो टारगेट है उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में एक तरह से यहाँ पर ये है, देखिए हर इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 5 साल के बाद मुझे इस पोस्ट पर जाना है। ठीक है, तो 5 साल बाद मुझे उस पोस्ट पर जाने के लिए क्या करना होगा? ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, परफॉर्मेंस अच्छी देनी होगी। और जब मैं ये सारी चीज़ें अच्छी दूंगी, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको इतना प्रॉफिट जो है 5 साल तक चाहिए। अब कंपनी का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा? जब उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, जब उसके वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे। तो मेरे ऑब्जेक्टिव वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? यहाँ पर मिल गए बिल्कुल। और यहाँ पर फिर दोनों ने मिलके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम किया, और वहां पे कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया और मेरा भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो यहाँ पर यही देखा जाता है कि जो भी इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव है उसको कनेक्ट किया जाता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव से, और फिर वहां पर एक बेहतरीन तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। अब देखिए इसकी प्रोसेस भी है, तो आप ये प्रोसेस समझ लीजिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की। तो स्टार्ट ऑफ एमबीओ प्रोसेस। अब एमबीओ प्रोसेस स्टार्ट होती है सेट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। फिर उसके बाद कैस्केड ऑब्जेक्टिव्स टू एम्प्लॉय। कैस्केड मतलब जो भी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ उनको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उनको मॉनिटर किया जाता है, यानी कि चेक करना। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी काम वो करेंगे उसके बेसिस पर उनको इवेल्युएट किया जाएगा कि हाँ उन्होंने कितना काम किया, किसके अकॉर्डिंग, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग हुआ या नहीं। उसके बाद उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और उसके बाद क्या होगा? अगेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिसाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि अगर जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने इस स्टेज पर बनाए थे वो यहाँ पर उनके ऑब्जेक्टिव से मैच करे, मॉनिटर किए और उनकी इवेल्युएट करी परफॉर्मेंस, और जो उन्होंने यहाँ पे सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, तो यहाँ पे रिवॉर्ड देकर नेक्स्ट सेट गोल, नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने इसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो फिर से उन ऑब्जेक्टिव्स में क्या किया जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव से उसको कनेक्ट किया जाएगा, फिर मॉनिटर किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा और फिर उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस एमबीओ की चलती है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है एमबीओ की। हो सकता है आपके एग्जाम में एमबीओ पूछ लिया जाए। वैसे अब तक जो एमबीओ पूछा गया है वो इसके मीनिंग के बेसिस पर पूछा गया है। ये ऑब्जेक्टिव किसने दिया था वो पूछा गया है, किस बुक के अंदर दिया गया था ये पूछा गया है। तो ये सारी मैंने इनमें डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। अब हम आते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पर जो भी हमारे सिग्निफिकेंट डेविएशंस होते हैं बजट से रिलेटेड या प्लान से रिलेटेड, सिर्फ उनको ध्यान दिया जाता है, उन पर फोकस किया जाता है, उन पर अटेंशन दी जाती है मैनेजमेंट की। बाकी को यहाँ पे क्या कर देता है? हटा दिया जाता है या फिर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। The idea behind it is that management attention will be focused only on those areas in नीड ऑफ एक्शन, यानी कि यहाँ पे इसका मेन पर्पस ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ उन एरियाज पे फोकस किया जाए जो कि कंपनी के लिए
सही हैं और जो कंपनी के लिए सही नहीं है उन पर फोकस ना किया जाए, इसलिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट एक्सेप्शंस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में लाया गया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं समझना, जिससे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा तब भी वो वहां पर उसको फोकस करेंगे, लेकिन उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर वो उस चीजों को लीव करेंगी, उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगी। तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर ये बताया गया है, तो ये एक तरह से प्रैक्टिस प्रोग्राम है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, वन लाइनर। ऑडिट अडॉप्टेड बाय बैंकिंग कंपनीज। अब जो ऑडिट है वो कौन सी ऑडिट बैंकिंग कंपनी के द्वारा अडॉप्ट की जाती है? तो आप याद रखिए बैंकिंग कंपनी में ये एक पब्लिक कंपनी होती है बैंकिंग, और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत कैश से रिलेटेड होते हैं सारे ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ये चेक करना होगा कि हाँ कितना फंड आ रहा है कितना जा रहा है, तो ये सब चीजें देखने के लिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट की जरूरत होगी, इसलिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूस ऑडिट अडॉप्ट की जाती है। Next है to appoint new auditor in place of retiring auditor to adopt the procedure which section of Companies Act 1956 is applicable। यानी कि रिटायरिंग ऑडिटर की प्लेस पर अगर न्यू ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो ये अडॉप्ट करने के प्रोसीजर को 1956 में किस सेक्शन के अंदर किया जाता है? तो अगर सेक्शन की बात करें तो वो है हमारा 224। ठीक है, 224 के अंतर्गत हम कंपनीज एक्ट 1956 में रिटायरिंग ऑडिटर की जगह पर न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ सॉरी आंसर जो है वो है 224। नेक्स्ट है जो कि बहुत पूछा जाता है गुडविल से, कि गुडविल क्या है? तो हम सबको पता है गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, यानी कि अब आप मुझे ये बताइए इंटेंजिबल असेट्स किस अकाउंट का पार्ट है, जल्दी बताइए। कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आप अगर डेली क्लास लेते हैं तभी आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। जल्दी बताइए। लेकिन अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं तो प्लीज आप जब आपका रिजल्ट आए तब आप मुझे ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ सारे नोट्स सारी प्रैक्टिस सेट आपको कराने की आपके एग्जाम की तरह से। और फिर भी अगर आप इनके आंसर नहीं करें तो फिर ये आपका गलती होगी पूरी। कल ही मैंने आपको बताया था हमारा जो रियल अकाउंट होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में आ जाती है हमारी लैंड बिल्डिंग प्लांट, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारी एसेट्स की तरह ट्रीट की जाती हैं। ये भी हमारी एसेट है लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है, और अगर अकाउंट पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है आ बैलेंस शीट शोज ओनली, यानी कि एक बैलेंस शीट है वो क्या शो करती है? तो देखिए एक बैलेंस शीट में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट शो किए जाते हैं। अब पर्सनल अकाउंट आप सबको पता है, पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट आते हैं जो कि पर्सन के होते हैं या फिर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया आपका, कैश अकाउंट हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट में तो किसी क्लब का अकाउंट हो गया, तो ये आपके पर्सनल अकाउंट है। और वहीं रियल अकाउंट की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था टेंजिबल इंटेंजिबल, जिसके अंदर आता है आपका लैंड बिल्डिंग प्लांट गुडविल कॉपीराइट, ये आपके रियल अकाउंट है। तो बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल शो किए जाते हैं। वहीं अगर हम पीएनडल की बात करें तो पीएनडल के अंदर नॉमिनल अकाउंट शो किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनरशिप में, वो कब कब कैलकुलेट किया जाता है? तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। एक है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, फिर है दूसरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और थर्ड है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि एडमिशन होने पर रिटायरमेंट होने पर और डेथ होने पर इनमें से कोई भी केस होगा तो वहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, फिर है कंपनी ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल। अब एक कंपनी ऑडिटर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? तो एक कंपनी ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होगी शेयर होल्डर्स के लिए। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो कंपनी ऑडिटर है वो कौन अपॉइंट करता है? तो कंपनी ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। और वहीं अगर हम कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो वो मैंने आपको बताया था, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट की जाती है किसके द्वारा, जल्दी बताइए। सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ,
कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा शेयर होल्डर के लिए, अपॉइंट करता है शेयर होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देख लीजिए। कल मैंने आपको बिजनेस लाइफ साइकिल बताया था, तो मैंने सोचा आज मैं आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करा दूं, जिससे कि आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएं और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लें। तो देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में टोटल कितनी स्टेज होती हैं? 6 स्टेज होती हैं। अब वो 6 स्टेज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट स्टेज में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वो स्टेज है जिसके अंदर रिसर्च की जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है हमें। मार्केट देखा जाता है कि कहाँ पे मार्केट है प्रोडक्ट के लिए लॉन्च करने के लिए बेटर। तो ये सारी रिसर्च की चीजें हम डेवलपमेंट स्टेज में करते हैं, कि मार्केट में किस तरह से आप लॉन्च करेंगे, को स्पॉन्सरशिप कैसे करवाएंगे इसको लॉन्च करने के लिए, एडवर्टीजमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हम डेवलपमेंट में करते हैं। सेकंड स्टेज आती है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन स्टेज होती है जब हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है मार्केट में, वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज होती है हमारी ग्रोथ की। ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज कंज्यूमर्स हैव एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड कस्टमर्स आर बिगिनिंग टू ट्रूली बाय इन। यानी कि यहाँ पर ग्रोथ में कस्टमर एक्सेप्ट करता है प्रोडक्ट को, उसको धीरे धीरे खरीदना शुरू करता है, उसकी थोड़ी थोड़ी सेल बढ़ती है इस स्टेज के अंदर, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज हो गई। फोर्थ स्टेज पर आते हैं जो कि हमारी मैच्योरिटी। मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में इतना ही ज़रूरी है। मैं चाहूँ तो यही आपको 2 से 3 दिन की क्लास करा सकती हूँ, लेकिन आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। मैच्योरिटी है कंपनीज बिगिन टू रिड्यूस देयर प्राइसेस सो दे कैन स्टे कॉम्पिटिटिव अमंगस्ट ग्रोइंग कॉम्पिटिशन। यानी कि मैच्योरिटी में क्या होता है, यहाँ पर कंपनियां, देखिए अगर वो ज़्यादा हाई कर देंगे अपना प्राइस तो कोई भी उनको प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या है, वो थोड़ा रिड्यूस करना शुरू कर देती हैं अपने प्राइस को, क्योंकि जिससे कि वो कंपटीशन में बनी रहे। अगर वो रिड्यूस नहीं करेंगी तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी, फिर कोई भी उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कंपनी अपने प्राइस को रिड्यूस कर देती हैं जिससे कि वो सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ मार्केट में बनी रहे। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा, जो कि फिफ्थ स्टेज है सैचुरेशन की। सैचुरेशन के अंदर मार्केट्स नीड टू फोकस ऑन डिफरेंशिएशन, यानी कि मार्केट्स को जरूरत होती है डिफरेंशिएट करने की। यानी कि इस स्टेज में आप देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट का एक ब्रांड हो, एक नाम हो, तभी तो लोग आपके प्रोडक्ट को पहचान पाएंगे। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि ब्रांड अवेयरनेस हो, आप फीचर्स ऐसे डालें जिससे कि लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज के टाइम में हम पतंजलि है, वैसे तो अब बहुत सारे मार्केट में आ गए, लेकिन फिर भी आयुर्वेद प्रोडक्ट की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में पतंजलि आता है। क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट भी वही लेकर आए थे, ठीक है। अब और भी कंपनी लाने लगी हैं आयुर्वेद के प्रोडक्ट, बट सबसे पहले लेकर आई थी पतंजलि, तो माइंड में वही आता है हमारे। तो इस तरह से क्या है, ब्रांड इमेज बन गई, एक फीचर बन गया अलग से जिससे लोग अब आपको पहचान रहे हैं। अब ये क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए जरूरी होता है कि लोग आप वही कंपटीशन में बने रहें, नहीं तो फिर आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, कोई आपको डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहा तो कोई आपके प्रोडक्ट भी परचेस नहीं करेगा। फिर आता है डिक्लाइन। अनफॉर्चुनेटली इफ योर प्रोडक्ट डजंट बिकम द प्रिफर्ड ब्रांड, यानी कि अगर गलती से भी या दुर्भाग्य से भी आपका प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन पाया, पसंदीदा प्रोडक्ट नहीं बन पाया कस्टमर के लिए, तो वहां पे क्या होगा, वो मार्केट से बाहर हो जाएगा और आपकी जो सेल एकदम डाउन हो जाएगी, मार्केट वैल्यू आपकी डाउन हो जाएगी और आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट से हटाना पड़ेगा, कि नहीं तो आपको बहुत लॉस होगा। तो ये थी स्टेजेस, चार्ट के थ्रू भी आप देख सकते हैं। देखिए ये है हमारा चार्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, ये हमारी सेल को दिखा रहा है, ये हमारे टाइम को। देखिए डेवलपमेंट में सिर्फ रिसर्च का काम होता है, अभी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया है, इसलिए यहाँ से हमारा जो साइकिल है वो नहीं चलता, हमारा साइकिल चलता है इंट्रोडक्शन से, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही वो इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में। तो थोड़े टाइम तक तो वो उसकी सेल नहीं होगी, फिर धीरे धीरे उसकी इंट्रोडक्शन से ही बढ़ना शुरू हो जाती है सेल। ग्रोथ पर आके फिर वो और बढ़ती है, क्योंकि ग्रोथ में क्या हो रहा है, अब वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, लोग आपके प्रोडक्ट को जान चुके हैं, अब धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ रही है। अब धीरे धीरे जैसे ही उसकी सेल बढ़ेगी, तो आप सबको पता है जब सेल बढ़ती है
ग्रोथ और मैच्योरिटी बिल्कुल साथ में होती है, यानी कि वहाँ पर कोई डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। एक पॉइंट ऐसा आता है कि इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप मैच्योरिटी के अंदर जो आप देखते हो कि आप बिल्कुल मैच्योरिटी पर आ गई है, अब इससे ज़्यादा आपकी सेल नहीं हो सकती। और अगर ज़्यादा आपने इतना ही प्राइस रखा तो आप मार्केट से भी जा सकते हो, इसलिए वो यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइस डाउन कर देते हैं। तो फिर थोड़ा थोड़ा आपकी सेल वैसी ही रहती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका देखिए सैचुरेशन, अब आप ये भी कहेंगे मैच्योरिटी आ गई, डिक्लाइन आ गई, लेकिन सैचुरेशन नहीं बताया। तो सैचुरेशन बहुत ही कम टाइम का होता है। अब आप सैचुरेशन में एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आपका प्रेफर्ड प्रोडक्ट बन गया तो आप सिर्फ वही बने रह सकते हैं, नहीं तो आप सीधे डिक्लाइन में चले जाएंगे। तो सैचुरेशन का जो टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी और डिक्लाइन के बीच में बहुत छोटा सा होता है। तो उसी टाइम पीरियड में या तो आप प्रोडक्ट को बचा सकते हैं या फिर आपका प्रोडक्ट वो डूब सकता है। इसलिए यहाँ पे सैचुरेशन शो नहीं किया गया है, मैच्योरिटी के बाद सीधे डिक्लाइन आया है। ठीक है। तो उसके बाद अगर सैचुरेशन को आप नहीं बना पाते प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट एक दिन में तो बनता नहीं है, आपने ये पूरी टाइमिंग पीरियड ली अपने प्रोडक्ट की ब्रांड बनाने में, वो नहीं बन पाई तो आपका प्रोडक्ट एकदम डाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि एक दिन में उसकी इमेज नहीं बनेगी। तो यहाँ पर डिक्लाइन में चला जाता है और एकदम से फिर डिक्लाइन में जाएगा तो आपकी सेल डाउन हो जाएगी, इसलिए वो नीचे इस तरह से बन जाएगा उसका कार। तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज। होप यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आपको क्लियर हुआ होगा। बिजनेस लाइफ साइकिल कल हमने डिस्कस कर ही ली। कोई और भी टॉपिक है तो प्लीज जरूर बताइए, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे। होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।